Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saleha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saleha. Title of today's video is Prose of the Age of Johanson. इससे पहले मैं एज ऑफ पोप पे भी यानरा टू यानरा लेक्चर बना चुकी हूँ. लाइक उसकी पोइट्री पे अलग से है और प्रोज़ पे अलग से है. अगर आपको इस प्रोज़ को समझना है ना, इस एज के प्रोज़ को, तो आपको प्रीवियस एज के प्रोज़ का भी पता होना चाहिए कि किस तरह से वो किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स उस प्रोज़ में थी और इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे. क्लियर? लाइक अगर हम एज ऑफ पोप की बात करें ना, तो उसके अंदर जो मेन जो प्रोज़ राइटर्स थे वो स्विफ्ट था, स्टील था, एडिसन थे. ठीक है, ये तीन थे जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी. देखें, पहला बुलेट आपको दिख रहा होगा, स्विफ्ट, स्टील और एडिसन थे. ठीक है, इनकी ही ट्रेडिशंस को जो ये फॉलो करते थे ना अपने प्रोज राइटिंग के अंदर, उन्हीं को फर्दर इस एज में डेवलप किया गया, फर्दर उसको प्रोग्रेस मिली, फर्दर पीक पे गई वही ट्रेडिशंस. अब सवाल ये है कि वो किस तरह की ट्रेडिशंस थी. देखें, वो जब भी प्रोज लिखते थे ना, तो क्लियर वे में लिखते थे. लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल क्लियर वे में लिखते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे, कोई एग्जेजरेशन नहीं करते थे. लाइक ये नहीं था कि लेंथी लॉन्ग पैराग्राफ लिखेंगे, नहीं, जो बात थी सिंपल क्लियर वर्डिंग में बता देते थे. प्रिसीजन होती थी उनकी राइटिंग्स के अंदर. प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज करके लिखते थे, कुछ भी वर्ड्स एडिशनल ऐड नहीं करते थे. ठीक है, रियलिज़म था उनकी राइटिंग के अंदर के. फॉर एग्ज़ाम्पल वो सोसाइटी के जो हार्श और दूसरे जो भी हैं, दोनों पहलुओं को डिस्कस किया करते थे एज इट इज़. ठीक है, विदाउट एनी एग्जेजरेशन. क्लियर हो गई ये बात. उसके बाद जो था, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं थी, कोई एलिजाबेथन एज की तरह कोई इमोशंस वगैरह इस एज के अंदर नहीं थे, या एग्जेजरेटेड वर्डिंग नहीं थी. ठीक है, हीरोइक कॉपलेट का ये लोग यूज़ करते थे, यानी 2 लाइनों, अगर पोइट्री भी करनी है तो 2 लाइनों के अंदर एक थॉट को कंप्लीट करना होता था और राइम रिदम के साथ. तो इसी चीज़ को ये फर्दर ग्लोरीफाई किया गया, इस एज के अंदर फर्दर पीक पे गई यही ट्रेडिशंस. ठीक है, इसलिए ये पहला पॉइंट लिखा हुआ. दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि अरिस्टोक्रेसी, इस एज को एज ऑफ अरिस्टोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज के जो राइटर्स थे ना, वो सिर्फ अपर क्लास को डिस्कस करते थे. अपर क्लास को इस तरह से अपने प्रोज के अंदर डिस्कस करते थे कि वो लोग जब पढ़ते थे ना, तो वो खुद ही अपनी ही जो उनके बैड मैनर्स थे या फिर वो कुछ बुरा कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, तो उनको हार्श वर्डिंग में क्रिटिसिज्म नहीं होता था. ये राइटर्स हार्श वर्डिंग में उनका क्रिटिसिज्म नहीं करते थे. ठीक है, सटायर उन पे नहीं करते थे, बल्कि उनको इस तरह की सिचुएशन बना देते थे उनके प्रोज के अंदर कि वो खुद ही अपनी ही बेवकूफ़ियों पे हंसने लगते थे और फिर उनको इम्प्रूव करते थे. ठीक है, ये रिचर्ड और स्टील की ट्रेडिशन थी जो फर्दर इस एज में कैरी आउट की गई. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो बात आ जाती है कि इस एज के अंदर एक लिटरेरी ग्रुप था. ठीक है, जो कि सर्टेन रूल्स को फॉलो करता था, वही सोसाइटी के रूल्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, वो रूल्स कब इस्टेब्लिश किए गए थे? रॉयल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी, तब से फॉलो हो रहे थे, तो उन्हीं को फॉलो किया गया. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि इस एज के जो बड़े बड़े नाम हैं ना प्रोज राइटर के अंदर, उनमें डॉक्टर जोहानसन हुड हैं, बुर्के है और गिबन है. क्लियर हो गई बात. अब डॉक्टर जोहानसन के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, डॉक्टर जोहानसन के बारे में कहा जाता है कि इनको हर चीज़ इन्होंने जीती हुई है, इसलिए इनको कहते हैं लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ हिज एज. ठीक है, हर चीज़ इन्होंने हर चीज़ पे ये प्रोमिनेंट थे. ठीक है, दो ही वॉज नॉट इट्स ग्रेटर राइटर, इतना ज़्यादा ग्रेटर राइटर नहीं थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस देखें तो ये हर चीज़ में ही पीक पे थे. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि ये एक ऐसे इंसान थे ना कि जिन्होंने पॉवर्टी यानी गुर्बत और अपनी बीमारियों से इस तरह से मुकाबला किया कि जैसे एक हीरो करता है. ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि ये नेचर वाइज जो थे वो बहुत ही काइंड थे. ठीक है, इंटेलेक्चुअल थे. ऑब्वियसली कौन सा राइटर है जो जोहानसन एज का या क्लासिकल एज का जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो रीज़न पे ही बात करते थे. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके वर्क्स कौन कौन से हैं. ठीक है, बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, जैसे इनके बेस्ट नाउन वर्क्स में आ जाते हैं डिक्शनरी एंड लाइव्स ऑफ पोइट्स. उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि इनका एक स्टाइल होता था जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता था. लोग उसे कहते थे ये कॉम्प्लिकेटेड है, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन ये एक शिफ्ट ट्रांजिशनल राइटर थे. किस तरह से कि
जब चाहते थे सिंपल लिखते थे, जब चाहते थे कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे। अब ये किस तरह से साबित होता है? फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत सारे अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स में आ जाता है द रेम्बलर, द आइडलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनमें इन्होंने अपना कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल फॉलो किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इनके फेमस वर्क लाइव्स ऑफ पोइट्स की, तो उसके अंदर इन्होंने इतनी सिंपल लैंग्वेज बताई हुई है ना, और इन्होंने बायोग्राफीज डिस्कस की हुई इंग्लिश पोइट्स की, इतना सिंपल चार्मिंग वे में इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी इसको समझ सकता है। समझ आ गई? अब जो हो गए, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है अपनी राइटिंग के अंदर, जो कि कोई और पोइट नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल ड्राइडन भी था ना रेस्टोरेशन एज का, पिछली जो एज ऑफ पोप है उसमें एडिसन, स्टील और स्विफ्ट था, ये भी बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनमें से कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सका जो इन्होंने किए। स्टैंडर्ड क्या मतलब कि इन्होंने इतनी क्लियर लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में अपना ये वर्क फॉर एग्जांपल लाइव्स ऑफ पोएट लिखा हुआ है कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया था कि ताकि उनको लोग फॉलो कर सकें, ठीक है। वो एक एग्जांपल सेट कर दी थी अपनी। समझ आ गई? उसके बाद क्या आ जाता है कि वही बात दोबारा से लाइव्स ऑफ पोएट्स को ही डिस्कस किया हुआ है आगे भी। तो अब हमारे पास आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैमुअल जोन्स स्टाइल को भी मैंने डिस्कस कर लिया कि जो है ये देखें पॉन्डरस और वर्बोस, क्या मतलब कि इन बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने की वजह से ये पॉन्डरस होता है, अनक्लियर वर्डिंग की वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो सिंपल और डायरेक्ट वे में भी लिख सकते थे, जैसे उन्होंने लाइव्स ऑफ पोएट में लिखा हुआ है। उसके बाद एक और वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि इन्होंने जो है वो अपना डिक्शनरी जो है इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाई थी पहली बार, तो जिस वजह से इनका बड़ा नाम है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गई इनकी कन्वर्सेशनल हैबिट्स थी, क्लियर लिखते थे, फोर्सफुल लिखते थे, फ्रैंक थे, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद लाइव्स एंड वर्क्स ऑफ एडमंड बुर्की, ये हमने पढ़ लिया जॉनसन को। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ओरेटर थे। ओरेटर क्या होता है कि जो लाइक ओरली कुछ बोल रहा हो, स्पीचेस दे रहा हो, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो इनकी स्पीचेस इतनी परसुएसिव होती थी ना, इतनी इन्फ्लुएंशियल होती थी ना कि लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पार्लियामेंट के 30 साल तक मेंबर रहे हैं। आपको पता ना पार्लियामेंट में जो मेंबर वगैरह होते हैं पॉलिटिक्स में, लाइक अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, तो इस तरह से ये 30 साल तक यानी 30 ईयर्स तक वहाँ पे मेंबर थे। और इनकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ओरेटरी स्किल्स थी। आई टोल्ड यू कि ओरेटरी स्किल क्या होता है। उसके बाद ये होता है इनके पास इतना नॉलेज था ना। देखिए अगर एक बंदा स्पीच देता है और लोग उससे इंप्रेस होते हैं तो ऑब्वियसली उसके पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर भी इनको कंसीडर किया जाता है, और इतने अच्छे स्पीकर इनको कंसीडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद इनकी अगर फेमस राइटिंग की बात करें तो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस राइटिंग है थॉट्स ऑन द प्रेजिडेंट डिसकंटेंट। अब इस वर्क के अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि किंग की जो पावर्स हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। किंग को पावर दे देनी चाहिए। क्यों? किसके बाद उन्होंने, किस वाक्य के बाद उन्होंने ये वर्क लिखा था? देखिए जेम्स थर्ड था ना, वो रूल कर रहा था, ठीक है। अवाम उससे खुश भी थी। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट के पास इतने हाफ पावर पार्लियामेंट के पास होती थी, हाफ किंग के पास होती थी। अब क्या हुआ कि ये जो पार्लियामेंट ने मिलजुल के किंग जेम्स थर्ड को हटवा दिया, ठीक है। और जिसकी वजह से देखें जब वो हटेगा तो दूसरा किंग आया, ठीक है। लाइक क्या कहते हैं उसको, यार उसका क्या नाम था, उसने जेम्स थर्ड को हटवा दिया। जब जेम्स थर्ड को हटवा दिया तो ये बात उसको जो बुर्के है उसको खा गई। उसने एक वर्क लिख दिया कि कैसे किंग को राइट देना चाहिए कि वो अपनी पावर का यूज़ कर सके, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड मोनार्की को रूल दिए गए थे ना, इस वजह से। उसके बाद इन्होंने जब अमेरिका ब्रिटिशर्स से आज़ादी मांग रहा था, कॉलोनी था उनकी, तो उसके राइट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स की, वर्क्स लिखे। और जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखे अमेरिकन टैक्सेशन वगैरह, ठीक है। जब ये वर्क लिखे तो उन्होंने उसमें शो किया कि कैसे अमेरिका को फ्रीडम का हक हासिल है। ओके, अब देखें, अब हमारे पास बात करते हैं रोमन एम्पायर की। तो कौन है यार,
हाँ, उसके बाद जो आ जाता है एडवर्ड गिब्बन। एडवर्ड गिब्बन जो था वो फर्स्ट हिस्टोरियन इंग्लिश लैंग्वेज का कंसीडर किया जाता है, इसको जहन में रखिएगा। इसने जो वर्क लिखा था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर लिखा हुआ था, उसमें अथॉरिटेटिव लैंग्वेज इसने यूज़ की हुई है। उसके बाद प्रोज स्टाइल और क्लासिसिज्म की पीक इसको कंसीडर किया जाता है, ये क्लाइमैक्स क्लासिसिज्म को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके बाद क्रैक्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्लासिसिज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है ये द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि उसमें सारे स्टाइल फॉलो किए हुए, कैसे एलिगेंट, फिनिश्ड और एग्जॉस्टिव स्टाइल जैसे वो फॉलो किया करते थे, ठीक है। उसके बाद एक और यानरा बहुत ज़्यादा फेमस होता है एज ऑफ जॉनसन में आके, और वो थी लेटर्स और डायरीज, ठीक है। 18th सेंचुरी में आके फेमस होना शुरू हो गई। अब लेडी मैरी वॉर्टली मोंटेगोज लेटर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंचुरी में। उसके बाद लॉर्ड चेस्टरफील्ड्स के लेटर जो उसने अपने बेटे के लिए लिखे थे 1774 में, वो पब्लिश हुए। उसके बाद ये दोनों बाप बेटा दोनों मर गए थे, उसके बाद जाके ये फेमस हुए, जो कि अपने गुड मैनर्स की वजह से ये लेटर्स जो फेमस हुए थे। सैमुअल पेपीज की डायरी, जोहन एविलाइन डायरी, ये सारी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी 19th सेंचुरी के अंदर आके। तो ये था इस एज के बारे में। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी।